आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मोदी सरकार के दूसरे दौर में पहली बार काबीना में तौसी हो गई है। कुल 43 अरकान ने हलफ लिया है। काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं, तो कुछ की तरक्की हुई है और कुछ की काबीना से छुट्टी भी हो गई है। काबीना में तौसी से पहले कई मरकजी वुज़रा ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया, जिनमें रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम काबिल जिक्र हैं। खैर, कुछ लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में होने वाले असेंबली इंतखाबात को देखते हुए काबीना में यह तौसी की गई है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि अगर परफॉर्मेंस ही पैमाना है तो मोदी और शाह को भी अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए था। खैर, सियासत से हटकर मोदी काबीना की तौसी के क्या कुछ माने निकाले जाएं, अचानक इस तौसी की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, आज इसी को हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं, जो मेहमान मेरे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, रिटायर्ड कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, तर्जमान है, वो डिबेट में जुड़ चुकी हैं। राजीव पांडे जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, तर्जमान है समाजवादी पार्टी के, वो भी डिबेट का हिस्सा है, डिबेट में जुड़ रहे हैं। और संजय सर्राफ जी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है एलजेपी के, वो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं। चर्चा इसी बात पर होगी कि आखिर मोदी काबीना की अचानक तौसी की जरूरत क्यों पड़ी, या यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से असेंबली इंतखाबात होने हैं, तो कई चेहरों को पहली बार काबीना में शामिल किया गया है। कई लीडरान की तरक्की हुई है और कई को मायूसी हुई है, जिन्हें अपनी विजारत से हाथ धोना पड़ा है। तो चलिए इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी से और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी और एलजेपी के तर्जुमान भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। डॉक्टर अजीज खान जी और अनुमा आचार्य जी, बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले अनुमा आचार्य जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अनुमा आचार्य जी, सबसे पहले इस कैबिनेट एक्सपेंशन को आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि कांग्रेस ने सवाल भी खड़ा किया है कि जो लोग चले गए हैं वो उनसे आखिर सवाल किया जाएगा, या हिसाब कौन देगा, मोदी सरकार का हिसाब आखिर कौन देगा? अबू जी, आज के दिन में देखें तो ये खबरिया सनसनी और कल की अखबारों की सुर्खियों से ज्यादा कुछ नहीं लगती, क्योंकि हमने ये देखा है कि मोदी सरकार के जो पुराने मंत्री जिनको भेजा गया बाहर, उनका हमने देखा था ज्यादातर समय या तो सोशल मीडिया पर कटता था और या फिर अहंकार के बयान देने में, ट्रोलिंग करने में, राहुल गांधी जी के पीछे पड़ने में लगता था। तो इसी कारण से वो अपना प्रशासन ठीक से नहीं कर पा रहे थे। एक और प्रॉब्लम ये थी कि ये हमने देखा है कि जो भी अच्छे लोग होते हैं मोदी सरकार को छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। जैसे हमने अर्थशास्त्र के लिए देखा, पहले उर्जित पटेल आए और साथ में बाकी लोग भी आए, तो विरल आचार्य थे, हम मतलब नाम ले सकते हैं, अरविंद पानागढ़िया, अरविंद सुब्रमण्यम, सभी के सब छोड़ के चले गए। तो हमें ये देखना है कि इतने सारे नए नाम तो आए हैं, लेकिन क्या इन्हें मौका मिलता है? क्योंकि इन्हें बहुत बहुत बधाई, ये पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो मोदी सरकार का परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी खुद जिस तरह से वो काबू करने की सब चीजों को कोशिश करते हैं, उसके बाद भी काबू नहीं हो पाया, और सारी चीजों के साथ देश में कोरोना के साथ हर जगह मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई है। तो हाँ, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है और इस लिहाज से तो उनका भी आकलन होना चाहिए। बिल्कुल, यानी आप मानती हैं कि परफॉर्मेंस
के हिसाब से ही एक तरह से एक्सपेंशन हुआ है और इसी बुनियाद पर जो चेहरे बदले गए हैं, कुछ चेहरों को मौका मिला है, कुछ नए चेहरे भी शामिल किए गए। दो और मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के तर्जुमान राजू पांडे साहब भी डिबेट पे जुड़ चुके हैं। राजू पांडे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं राजू पांडे जी आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर अजीज खान साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। डॉक्टर अजीज, आज की इस कैबिनेट एक्सपेंशन को आप देखिए, काबीना तौसी को देखिए, तो इसमें लग रहा है कि यूपी पर काफी फोकस किया गया है। 7 नए चेहरे यूपी से लिए गए हैं जिन्हें अब मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है और इसके अलावा कास्ट फैक्टर भी काफी लग रहा है कि इस पर भी, कास्ट फैक्टर पर भी काफी ध्यान दिया गया है। देखिए अबू भाई, पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश से पहले भी 10 मंत्री रहे हैं। अगर मोदी जी को शामिल कर लिया जाए तो 10 लोग पहले से भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश की कोई समस्या का हल नहीं निकला इससे पहले। कोरोना इतनी बड़ी महामारी हुई उत्तर प्रदेश में और बाकी पूरे देश में, लेकिन उस कोरोना काल में कोई भी मंत्री, किसी ने कोई मदद उत्तर प्रदेश में जनता का नहीं किया। इसलिए मंत्री बढ़ जाने से मुझे लग रहा है कि सिर्फ जातिगत समीकरण को साधा जा सकता है, अपने राजनीतिक पूर्ति को तो किया जा सकता है, राजनीति में उसका लाभ लिया जा सकता है, लेकिन अगर काम की बात की जाए तो काम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मैं बीजेपी में देख पा रहा हूं, मोदी जी का मंत्र है कि नाम के लिए मंत्री और काम के लिए प्रधानमंत्री। जब काम दो ही लोगों को करना है तो साहब इतना बड़ा जंबो जो कैबिनेट बनाया गया, मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी कोई जरूरत थी, इसलिए कि जब काम तो कोई करेगा नहीं। ये एक बात। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी जैसे आपने चर्चा किया इसमें साहब कि 13 लोग निकाल दिए गए, क्या वजह है 13 लोगों को निकालने का? भाई वो नॉन परफॉर्मेंस, उनका बेहतर परफॉर्मेंस नहीं था, और अगर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं था तो जिस तरीके से कोरोना में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने नेगेटिव परफॉर्मेंस किया, ऑक्सीजन से तमाम मौतें हो गई, तमाम तरीके की दौर दिक्कतें पूरे देश में आई, उस वक्त इनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? उस वक्त इन पर प्रेशर क्यों नहीं डाला गया? यही हर्षवर्धन साहब है, ये कह रहे थे साहब ऐसा चॉकलेट एक इन्होंने लॉन्च किया था, कहा था चॉकलेट खाओ कोरोना दूर हो जाएगा, कोरोना की बीमारी खत्म हो जाएगी। साहब यही हर्षवर्धन जी है कि इससे पहले आप समझे जब 2014 में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे तो इनको हटा करके जेपी नड्डा को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, जिसमें पहले ही नॉन परफॉर्मेंस वाले व्यक्ति थे, तो दोबारा इनको मंत्री क्यों बनाया गया? एक बात। दूसरी बात, जब सारा फैसला पीएमओ खुद ही लेता है, जितने भी मंत्रियों का असेसमेंट करता है, तो 13 मंत्री जो हटाए गए उनके ऊपर जिम्मेदारी डालने के बजाय पीएमओ जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? आज जिस तरीके से सारे काम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने आप को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? जब 13 मंत्री जो अहम मंत्रालय है उनको हटा दिया गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जो कमांडर थे वो पूरी तरह से सरकार चलाने में फेल रहे। एक बात हम ये बताना चाहते हैं कि अगर ये सारे लोग हटाए गए नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, तो साहब बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से और बहुत सारी समस्या है, जीडीपी घट करके बहुत कम हो गई, तो इनसे जो संबंधित मंत्रालय है, राजू पांडे जी से जवाब लेता हूं मैं, के मंत्री क्यों नहीं बदलेंगे? ठीक है, उनके विभाग के मंत्री क्यों नहीं बदलेंगे? उनको भी बदलना चाहिए। कहने का मकसद सिर्फ यह है कि दल बदलुओं को, सहयोगियों को कहीं ना कहीं। ठीक है डॉक्टर अजीज, मैं राजू पांडे जी से जवाब ले लेता हूं। कई सवाल आपने पूछे और अनुमा आचार्य जी ने भी सवाल खड़ा किया इस एक्सपेंशन पर। राजू पांडे जी, 2 चीजें हैं। एक तो बहुत बड़ी खबर है कि मोदी कैबिनेट में पहली बार एक तरह से रिशफल हुआ है और पहली बार एक्सपेंशन हुआ है, और दूसरी बड़ी खबर यह कि मोदी कैबिनेट के ही कई बड़े चेहरों की छुट्टी कर दी गई। तो चर्चा किस पर की जाए? जिस तरह से डॉक्टर अजीज खान या अनुमा आचार्य कह रहे हैं कि अगर परफॉर्मेंस के बेस पर यह चीजें हुई हैं तो इसमें तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन पर बिजली गिरनी चाहिए थी। देखिए अबू भाई, ये लोग जो विपक्ष है वो दिशाहीन है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, एक दिशा में चल रही है। और ये जो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ अबू जी, आप एक रिपोर्ट बनाइए कि ये उत्तर प्रदेश में कोरोना मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरला और महाराष्ट्र नहीं दिखाई देता। लेकिन आज डिबेट का वो विषय नहीं है। बिल्कुल, अगर आप पूरे देश में कोरोना का इम्पैक्ट देखेंगे तो बड़ा क्लियर है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्मेंस किया। अब जहाँ तक बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं हमारे,
संविधान के हिसाब से प्रधानमंत्री जी को अपने कैबिनेट चुनने का अधिकार है। उन्होंने 2 साल के बाद, 2 साल से कुछ ज्यादा समय हो गया है, उन्होंने कैबिनेट को विस्तार का रूप दिया और अपनी जो उनकी जो आर्टिकल 74(1) में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको उन्होंने बनाया। अभी जो कांग्रेस के लोग हैं और एक कोई जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, कांग्रेस के लोग हैं, देखिए ये तो इनके एक मनमोहन सिंह जी थे, वो उनको अपना प्यून रखने का भी अधिकार नहीं था, मिनिस्टर तो दूर की बात है, क्योंकि वो सोनिया गांधी बैठती थी 10 जनपद में और राहुल गांधी ये फाड़ देता था ऑर्डिनेंस। तो देखिए अभी देश में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा कि ये जब से 303 सीट आने के बाद, राजू पांडे जी, लेकिन ये सवाल तो पूछा जा सकता है कि किस बुनियाद पर कैबिनेट में रिशफल हुआ, या जो बड़े बड़े चेहरों को हटाया गया, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, रविशंकर प्रसाद जी की बात करें, गंगवार जी की बात करें, तो ये जो बड़े नाम है इन्हें हटाने के पीछे लॉजिक क्या है? मैं बता रहा हूं ना अबू जी, एक बड़ी पहली बात, पहले आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को समय दिया, फिर वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, फिर आप भी बोल रहे हैं। ये 3 वर्सेस 1 का प्रोग्राम है तो उतना टाइम देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए, मैं इसी तो आपको ज्यादा वक्त दे रहा हूं, टाइम आपको ज्यादा दे रहा हूं। जी जी बोलिए। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं ना आपको, मैंने इस मैं बता रहा हूं आपको, मैं पूरे समय पर आने दीजिए। मेरा क्या कहना है कि जो सबसे बड़ी बात है, जब एक्सपेंशन हुआ है, यह कह रहे परफॉर्मेंस की बात है। पिछली बार भी बहुत सारे मिनिस्टर को ड्रॉप किया गया था मोदी जी के पहले 5 साल के कार्यकाल में। लोग काम करते हैं और यह अदला बदली करके जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है, 303 एमपी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सहयोगी दलों के एमपी हैं, हम सबको साथ में लेकर के बेस्ट टैलेंट पूल है बीजेपी के पास, तो उसमें ऊपर नीचे होगा। अगर आपको जो फाइनली प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि उनके मंत्रालय में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के कौन से लोग होंगे जिससे बेस्ट काम हो सकता है। अब इनका आरोप है कि चूंकि परफॉर्मेंस खराब था इसलिए बदल दिया, बिल्कुल गलत। पिछले अभी इन्होंने नाम ले लिया हमारे अध्यक्ष जी का, डॉक्टर अजीज, मैं आपके पास प्रकाश नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, जब वो स्वास्थ्य मंत्री से उनको संगठन में भेजा गया तो उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। अब इनको भारतीय जनता पार्टी समझ में नहीं आता, क्योंकि कारण क्या है, इनके यहां चाटुकारिता चलती है। दूसरी सारी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव प्राइवेट लिमिटेड, लालू यादव प्राइवेट लिमिटेड, दिस प्राइवेट लिमिटेड, सोनिया प्राइवेट लिमिटेड। वो तो देखिए राजू पांडे जी, वो तो देखिए बात की बात है, उस पर बाद में भी हम बात कर लेंगे। समाजवादी पार्टी में क्या होता है, आरजेडी या कांग्रेस में क्या हो रहा है। आज जो ये एक्सपेंशन हुआ, हम इस पर बात कर रहे हैं। और मैं अनुमा आचार्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर अजीज मैं आपके पास भी आ रहा हूं, राजू पांडे जी उसके बाद फिर से आप जवाब दीजिएगा। आज सबसे ज्यादा टाइम राजू पांडे जी आप ही को मैं दूंगा। अनुमा आचार्य जी 30 सेकंड। जी, आप उनको कितना भी समय दे दीजिए, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि ये लोग विफल नहीं रहे हैं। हमने देखा है कि जिस तरह से देश में त्राहिमाम मचा, और ये जो बात कर रहे थे अभी सोनिया गांधी जी की और मनमोहन सिंह जी की, इनके असल में दिक्कत यह है ना कि कहीं कहीं आईक्यू का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मुझे दुख होता है। इनको ये मालूम नहीं है कि जिस तरह से मनमोहन सिंह जी अपना अलग दायित्व निभाते थे और वो देश के प्रधानमंत्री थे, तो देश की अर्थव्यवस्था को वो साथ में लेके चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वेलफेयर स्टेट का जो काम था, जो कि आज के दिन बिल्कुल नहीं है, वो श्रीमती सोनिया गांधी देख रही थी। और उसी वेलफेयर स्टेट के प्रोग्राम्स में से हमने मनरेगा निकलते हुए देखा है, जिसके कारण लोगों को जो भी रोटी मिली है वो उसी के कारण मिली है। एक बात बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने केवल समीकरण बिठाने के लिए और तुष्टीकरण के लिए, यानी कि एक तरह से जो सत्ता की भूख है उसको दूसरों में प्रसारित करने के लिए ही ये एक्सपेंशन किया है। इसमें इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, जैसा कि हम देखते चले आए हैं उसके हिसाब से, क्योंकि बड़े बरगद जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनके नीचे ये छोटे पौधे पनप नहीं पाएंगे। हम सब ने देखा है इतने दिनों में। और दूसरे, इस पूरी सरकार को हॉच पॉच करने की आदत है। इनको डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम विभाजन राजू पांडे जी आप जवाब दीजिएगा, मैं डॉक्टर अजीज खान से भी रिएक्शन ले लेता हूं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, यही बात। जी जी डॉक्टर अजीज खान, राजू पांडे जी जवाब देंगे। अनुमा जी देखिए, डॉक्टर अजीज खान, मैं राजू पांडे जी आ रहा हूँ, राजू पांडे जी मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर अजीज खान से भी सवाल ले लेता हूँ। जी सवाल ले लीजिए। जी देखिए अबू भाई, 2 बातें हैं। अभी राजीव जी की मैं 2-3 बातें सुनी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। इन्होंने कहा बेस्ट टैलेंट और बेस्ट परफॉर्मेंस पे ये कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। साहब, बेस्ट परफॉर्मेंस ये है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया जी ने एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, उनको तोहफे के स्वरूप जो है उनको मंत्री बना दिया कि बेस्ट टैलेंट। दूसरा टैलेंट देखिए, चिराग पासवान जी
अपने आप को कहते साहब मैं हनुमान हूं और मोदी जी राम है। राम जी ने हनुमान के लंका में जो है वो आग लगा दिया। साहब ये टैलेंट है। अब दूसरी बात, अभी दूसरे टैलेंट में मैं आना चाह रहा हूं कि अनुप्रिया पटेल जी पिछले गवर्नमेंट में, पिछले सरकार में राज्य मंत्री थी। अब साहब अगर वो विफल नहीं थी, 2 साल नहीं बनाई गई, आप बताइए फिर से राज्य मंत्री बना दिया गया। साहब ये कौन सा टैलेंट है? देखिए एक बात आपको बता दें अबू भाई जी, कि मुखौटा चाहे जितना बदल ले, चाहे जितना जो ये गेम खेला जा रहा है, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, म्यूजिकल चेयर का, वो कितने भी मंत्री बना दे, जंबो जेट बना दे, सरकार देश में चाहे जितना बोझ लाद दे, पहले से देश बहुत पहले से कर्जे में डूबा हुआ है, और लाद दे, काम इन मंत्रियों को करना नहीं है। काम तो सिर्फ 2 ही लोग करेंगे, ये लिख लीजिए आप जो मैं आपसे कह रहा हूं। और रही बात परफॉर्मेंस की, कोई परफॉर्मेंस नहीं। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखा जा रहा है, आने वाले वक्त के चुनाव को देखा जा रहा है। इसमें जनता का कोई हित नहीं है। मंत्री चाहे जितने बढ़ा दिए जाए, मंत्री चाहे जितने बना दिए जाए, लेकिन ये जनता के लिए नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि बीके सिंह, सर 1 मिनट बस 10 सेकंड। बीके सिंह साहब मंत्री हैं, आप समझिए कि गाजियाबाद में अपने रिश्तेदार को एक बेड दिलाना चाह रहे थे, साहब बेड नहीं दिला पाए। सीएम महोदय ने फोन किया, सीएम से सिफारिश की, तब बेड दिला पाए। संतोष गंगवार जी इतने बड़े मंत्री उत्तर प्रदेश में असेसमेंट करने आए, मुख्यमंत्री जी के साथ में फोन मिलाते मिलाते रह गए अधिकारियों को, एक अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। ये तो है साहब इनके मंत्रियों का हाल। ठीक है, ये ठीक है, बेस्ट टैलेंट और बेस्ट। ठीक है, राजू पांडे जी अब जवाब दे रहे हैं। राजू पांडे जी सीधा सीधा देखिए, समाजवादी पार्टी इल्जाम लगा रही कि यूपी के चुनाव को देखते हुए ये एक्सपेंशन एक तरह से किया गया है, आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे और खासतौर से यूपी पर फोकस किया गया है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूं, इन्होंने सबसे पहले मैं अपनी जो कांग्रेस की जो बहन है हमारी जो बैठी है, उन्होंने कम से कम माना कि मोदी जी एक बरगद का पेड़ है, और तो कम से कम इनके लिए मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि मोदी जी बरगद, रियली में भारतीय राजनीति में अभी उनका जो कद है ना वो बरगद के पेड़ जैसा ही है। लेकिन जो 2 बातें इन्होंने कहा, अजीज खान साहब ने, अरे रुकिए ना भाई, अब बीच में डिस्टर्ब करिएगा तो कोई काम थोड़ी होने वाला है। अजीज खान साहब ने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आपने बना लिया। अरे तो जाकर के वो राहुल गांधी जो है, जो कुछ दिमागी संतुलन जिनका पता नहीं चलता मुझे, उन्होंने क्या किया कि एक आदमी इतना बड़ा नेता, देखिए अबू जी, ये बदतमीजी करेंगे तो मैं जरूर बात करूंगी फिर। सरकार अबू जी नहीं ठीक है, देखिए डिबेट पर ही रहिए, डिबेट के बाहर मत जाइए। जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्या हमने उनसे कुछ कहा? नहीं ठीक है अनुमा जी मैंने कह दिया है। राजू पांडे जी देखिए, डिबेट पर रहिए, टाइम कम होता है और इसी टाइम में हमें किसी नतीजे पर पहुंचना होता है। ये गलत है, ये गलत नहीं ठीक है राजू पांडे जी, आप कंटिन्यू कीजिए। तो आप बोल नहीं पाइएगा एक शब्द भी शो में, मैं क्या करूं, आप चुप रहिए और मुझे अपनी बात रखने दीजिए। अजीज भाई ने 2 बातें कही है, मैं दोनों बात की बात करता हूं। अनुप्रिया पटेल जी का पिछली बार भी जो इंक्लूजन हुआ था वो एक्सपेंशन में हुआ था, कैबिनेट के एक्सपेंशन में हुआ था। अब जहां तक बात आती है कि बीके सिंह जी का इन्होंने नाम ले लिया, देखिए ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को भी बेड लेने के लिए वहां के मंत्री जी, मुख्यमंत्री और कलेक्टर से बात करना पड़ता है। ये अखिलेश यादव तो केवल यादव में और अपने जो मुसलमान उनके गुंडे हैं बड़े शर्म की बात है। मेरा कहना है इन सब बातों को छोड़ दीजिए। आज जो मोदी जी हैं, उन्होंने जो अपना एक्सपेंशन किया है वो जो बेस्ट है, देखिए आपको मैं बात बताता हूं। नहीं ठीक है राजू पांडे जी देखिए जो दोनों मेहमान है उन्हें भी एतराज है, हमें भी एतराज है। आपने गुंडों के साथ मुसलमानों का नाम जोड़ दिया। राजू पांडे जी ने पहले आपने जो जुमला कहा है, उस जुमले को वापस लीजिए। आपने गुंडों के साथ मुसलमानों का नाम जोड़ दिया। राजू पांडे जी तरीका है भाई, ये डिबेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे बैठ कर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। नाम गिराऊं क्या? ये तरीका है, ये प्रवक्ता ढंग क्या है जिससे बात की जा सके, जिससे चर्चा की जा सके। यूपी में बिल्कुल अभद्र लोग नहीं, मुसलमान असभ्यता नहीं। ठीक है एक करके वन बाय वन मैं अनुमा जी आ रहा हूँ, अनुमा आचार्य जी मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर अजीज मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। ठीक है अनुमा आचार्य जी मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर अजीज मैं आ रहा हूँ। जल्दी से राजू पांडे जी,
राजू पांडे जी, देखिए डिबेट बहुत सही उस पर चल रही, लेकिन आपने जो एक शब्द बोला ना, आपने एक जो जुमला कहा ना कि गुंडों के साथ आपने सिर्फ मुसलमानों को जोड़ दिया। सवाल इस पर डॉक्टर अजीज भी उठा रहे हो, अनुमा आचार्य जी भी सवाल उठा रही हैं। आप गलत समझ गए, मैं बता रहा हूं। अबू जी एक सेकेंड। मैंने कहा जो अखिलेश यादव के गुंडे हैं, मैंने मुसलमान को गुंडा नहीं कहा, अखिलेश यादव के मुसलमान गुंडे मैंने ये कहा है। आपने लगता है मेरी बात समझ नहीं पाए। ये क्या होता है? अखिलेश यादव के मुसलमान गुंडे क्या होते हैं? मोदी के हिंदू गुंडे क्या होते हैं? मोदी के मुसलमान गुंडे क्या होते हैं? मैं बता रहा हूं, नहीं मालूम है, नाम बता रहा हूं आदमी नहीं, आप जाहिल आदमी ये हैं। तो कोई बात आप नहीं हो रही है। जाहिल आदमी, गलत आदमी को आप डिबेट में बोलिए। संविधान के हिसाब से आपको नहीं तमीज है, नहीं है, गलत भाषा बोल कैसे रहे बात करना है? हैं, आपको तमीज नहीं कोई है, अधिकार नहीं है। ऐसे बात नहीं जाता है। गुंडों को नहीं, ये दो अखिलेश मिनट में यादव के छुड़वा दिया, मुसलमान गुंडे क्या होता है? नहीं, हेलीकॉप्टर से सख्त आपत्ति है, चलिए ठीक है। देखिए एक तो सबसे पहले जबान पर लगाम लगाकर ही बात की जाए तो बेहतर रहेगा, और डिबेट के बाहर मत जाइए, डिबेट के बाहर मत जाइए। ठीक है, मैं डॉक्टर अजीज मैं आपसे रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद अनुमा जी आ रहा हूं, फिर मैं लास्ट में राजू पांडे जी आपके पास भी आ रहा हूं, मेरे पास भी टाइम बहुत कम है। डॉक्टर अजीज, क्या जिस तरह से कास्ट फैक्टर की खासतौर से बात की जाए, चाहे ओबीसी की बात करें, एससी एसटी की बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें, जिस तरह से इस कैबिनेट एक्सपेंशन में इन तमाम चेहरों को जगह दी गई है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या सबको साधने की, सबका साथ सबका विकास वाला जो फॉर्मूला है उसी पर नजर है मोदी जी की? अबू भाई एक सवाल मैं कर लूं। देखिए, जब 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। आप देखिए, ये भी एक जुमला साबित हो गया। अब इसको देखिए, आज 77 मंत्रियों का एक जंबो कैबिनेट तैयार हो गया है। देश पे एक बड़ा भार है। रही बात ये जो मंत्री बनाएंगे, पहले भी मैंने यही आपसे निवेदन किया था कि पहले भी कि ये मंत्री काम नहीं करेंगे, ये जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है और देश में माहौल देने की कोशिश की गई है कि हम अभी भी जातिगत काम कर रहे हैं। यही माननीय मोदी जी थे, इन्होंने कहा था साहब हमें जात धर्म को हम उठ करके काम करेंगे, लेकिन आ गए असली मुद्दे पे, जो इनका बेसलाइन है, इनका जो मकसद है कि जातीय समीकरण तय करना, सब उसी पे आ गए। इनको देश के फायदे से और नुकसान से कोई लेना देना नहीं। एक बात मैं बड़ा अहम बात करूं, 9 महीने से किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है साहब, उसमें तमाम लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन इस ठीक है, मैं राजू पांडे लास्ट कमेंट आपसे ले लेता हूं, उसके बाद फिर मुझे वाइंड अप भी करना है। राजू पांडे जी, जो कास्ट फैक्टर, जिस कास्ट फैक्टर पर फोकस किया गया है इस एक्सपेंशन में, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो डॉक्टर अजीज लगातार इल्जाम लगा रहे हैं? अबू जी समय नहीं है इनके पास। अबू जी विपक्ष कह रहा है कास्ट फैक्टर को देखा गया है। मेरा मानना है कि हर कास्ट के व्यक्ति को मंत्रालय, एमपी, एमएलए बनना चाहिए, और मुझे नहीं पता कि इस कंसिडरेशन से, मुझे नहीं लगता मोदी जी ने कभी भी किसी कास्ट कंसिडरेशन से कोई काम नहीं किया। तो ये सब लोगों का प्रतिनिधित्व है, किसी की तुष्टीकरण। अगर आप एक बात बताइए, जब एमवाई समीकरण बात होती थी बिहार और यूपी में, वो तुष्टीकरण है। जब आप हर कास्ट के, हर कम्युनिटी के लोगों को आप ला रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है। एमवाई समीकरण बनाते हैं कुछ लोग यूपी और बिहार में। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको देखना पड़ेगा कि बीजेपी पर था ना कि अपने पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली जो बात है। अनुमा आचार्य जी, मैं 30 पार्टी देश, अनुमा आचार्य जी, मैं 15 सेकंड बस, 15 सेकंड अनुमा आचार्य जी बात पूरी कर लीजिए। जुमलों से भरे हुए संभाषण के बाद मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि इस पूरे कैबिनेट के विस्तार से देश का बिल्कुल फायदा नहीं हुआ है। देश की बेरोजगारी इससे कम नहीं होगी। आगे चल के मोदी जी किसी को कुछ करने नहीं देते, इसलिए वो बरगद है कि वो बाकी लोगों को पनपने नहीं देते हैं। तो ना तो हमारे देश की बेरोजगारी कम करेंगे, ना हमारे देश में अर्थव्यवस्था ठीक होगी, ना ये बात बहुत अहम हो जाती है कि आपने काबीना में तौसीक कर लिया, एक्सपेंशन कर लिया, लेकिन क्या महंगाई पर काबू पा पाएंगे? क्या जिस तरह के हालात, लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, कोरोना को लेकर जिस तरह के मसाइल हैं, क्या इन तमाम चीजों पर काबू पाएंगे? और क्या वाकई में आगे अब जो काबीना बनी है इसका परफॉर्मेंस 100% 100% अच्छा होगा, बेहतरीन होगा? यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा आचार्य जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, राजू पांडे साहब, डॉक्टर अजीज खान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।